हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो बिना किसी देरी के हम अपने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए डिस्कस करेंगे एक एक सवाल को अच्छे से। चलिए पहला सवाल हमने यहाँ पे लिया है, सवाल नंबर 1। और पहला सवाल है कि हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ठीक है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, इसने जो है पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास कहाँ पे किया है। तो जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, इसने जो है पहला पूर्वोत्तर भारत का सहायक उत्पादन केंद्र बनाया है। ये त्रिपुरी में बनाया है, त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में या फिर मणिपुर में। अगर इसकी बात करें तो इसने जो भी अपना उत्पादन केंद्र बनाया है पहला पूर्वोत्तर भारत का है। और ये जो इसका जो निर्माण करा है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट का है। और ये इसका निर्माण करा है इन्होंने त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में इसका निर्माण इन्होंने करा है। और अगर बात करें तो ये पहला सहायक उत्पादन केंद्र होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट में करा है, ठीक है। और ये जो है इनका पहला सहायक केंद्र होगा, ठीक है। पहला सहायक केंद्र की बात करूं तो ये पहला सहायक केंद्र होने वाला है, ठीक है। सहायक केंद्र या उत्पादन सहायक केंद्र। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे ये जो है किस स्थान पर त्रिपुरा में जो बनाया गया है, इस स्थान का नाम क्या है? अगर इस स्थान की बात करूं तो ये स्थान हो जाएगा यहाँ पे पूर्वा लक्ष्मी बिल स्थान, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पूर्वा लक्ष्मी बिल स्थान की बात करूं तो ये स्थान यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है त्रिपुरा में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो है जो दिव्यांगजन होते हैं उनके जो कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण, ये जो है विश्व वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो ये दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो ये दिवस 2025 का कब मनाया गया है? ये जो मनाया गया है 1 मार्च को, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च। अगर बात करी जाए कि विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस ये मनाया गया है आपका 3 मार्च को, ठीक है। कब मनाया गया? 3 मार्च को ये मनाया गया है। दूसरी बात, अच्छा 3 मार्च को मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? अगर बात करें तो इसकी थीम की बात करूं कि इसकी थीम क्या रही है, थीम रही है इसकी वन्यजीव संरक्षण और वित्त, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण और वित्त जो है इसकी थीम रही है, ठीक है। ये इस बार इसकी थीम रही है। और भाई क्यों मनाया गया? अगर बात करें कि क्यों मनाया गया है, तो मनाया इसलिए जाता है कि जो वन्यजीव की लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों में इनको रोका जा सके और इन पर ध्यान दिया जा सके, ठीक है। और 3 मार्च को जो है यहाँ पे एक अगर बात करी जाए कि जो अवैध व्यापार को रोकने के लिए जो कन्वेंशन जारी किया गया था, तो मनाते क्यों हैं यहाँ पे? अगर बात करें तो यहाँ पे अवैध शिकार जो है, इस अवैध शिकार को रोकने के लिए एक कन्वेंशन जारी किया जाता है। और ये जो कन्वेंशन है ये आपका 3 मार्च 1973 को लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो जो हम विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस ये 3 मार्च को मनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल नंबर 3। अगला सवाल है कि हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ऑस्कर अवार्ड आपसे पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अगर बात करी जाए यहाँ पे कि 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? अनारा को मिला है, द ब्रूटलिस्ट को मिला है, आई एम स्टिल हियर को मिला है या फिर ड्यून पार्ट 2 को मिला है।
अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करी जाए तो ऑस्कर अवार्ड 2025 की बात करें तो ये जो है, अगर बात करें ऑस्कर अवार्ड 2025, तो ये लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं ये, दिए कहाँ जाते हैं, तो लॉस एंजल की बात करें लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं, यूएसए में। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिए जाते हैं। और जो है ये ऑस्कर अकेडमी इसको देती है। पहली बात अगर बात करी जाए कि यहाँ पे जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो जो यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये मिला है अनारा को। ठीक है, किसको मिला है, ये फिल्म है इनकी अनारा। ठीक है, और अगर बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर की बात करूँ, तो जो बेस्ट डायरेक्टर हैं, ये जो है बेस्ट डायरेक्टर, ये हैं सीन बेकर, जिन्होंने अनोरा मूवी बनाई है। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे, ये हैं सीन बेकर हैं, और इन्होंने जो अनोरा मूवी है ये बनाई है। ठीक है, अनोरा मूवी ही इन्होंने बनाई है। और अगर यहाँ पे मैं बेस्ट एक्टर की बात करूँ कि बेस्ट एक्टर कौन हो जाएंगे, तो जो बेस्ट एक्टर हैं, या अगर बात करें बेस्ट एक्टर की, तो ये है एड्रियन ब्रॉडी। कौन हो जाएंगे, एड्रियन ब्रॉडी की बात करी जाए तो ये हो जाएंगे एड्रियन ब्रॉडी, एड्रियन ब्रॉडी। और ये जो है इनकी एक फिल्म थी द ब्रूट लिस्ट। अगर बात करूँ जो ये फिल्म है ना द ब्रूट लिस्ट, तो इनकी ये किस फिल्म की है, तो इन्हें बनाए गए हैं द ब्रूट लिस्ट के लिए। ठीक है, द ब्रूट लिस्ट की बात करें तो इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर बना है। अब यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन हो जाएंगी, बेस्ट एक्ट्रेस हो जाएंगी माइकी मेडिसिनी, मेडिसिनी की बात करूँ तो ये हो जाएंगी। और इनकी भी कौन सी फिल्म हो जाएगी, अनोरा फिल्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए कि कौन सी फिल्म को मिला है यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो ये हो जाएगी अनोरा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखेंगे ये हैं एड्रियन ब्रॉडी जो बेस्ट एक्टर हैं, और ये हैं मिकी मेडिसन ये हैं बेस्ट एक्ट्रेस, और ये इनका भी संबंध अनोरा से ही है। और ये हैं बेस्ट बेकर, यानी कि जो बेस्ट डायरेक्टर हैं, ये भी अनोरा से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे एड्रियन ब्रॉडी की बात करें तो ये जो है एड्रियन ब्रॉडी, ये आपके द ब्रूट लिस्ट जो मूवी है उससे संबंध रखते हैं। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है, विदर्भ बना है, दिल्ली, मुंबई, केरल। तो जो रणजी ट्रॉफी रही है 2025 की, इस रणजी ट्रॉफी का उप विजेता कौन बना है। अगर बात करें देखो रणजी ट्रॉफी की, सबसे पहली बात रणजी ट्रॉफी ये किसकी होती है, तो ये रणजी ट्रॉफी होती है आपकी क्रिकेट की। ठीक है, रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट की। दूसरी बात अगर बात करी जाए कि जो रणजी ट्रॉफी है ये, इसका विजेता कौन बना है, इसको जीता किसने है, इसका जो विजेता बना है वो बना है विदर्भ। ठीक है, विदर्भ बना है। और अगर बात करें यहाँ पे कि इसका जो उप विजेता बना है, इसका उप विजेता बना है केरल। ठीक है, उप विजेता रहा इसका केरल। और अगर बात करें कि इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो इसका जो फाइनल मैच था, इसका फाइनल मैच हुआ था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ, नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र में भी, नागपुर में। चलिए तो इसकी बात करें तो ये जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे रणजी ट्रॉफी। चलिए अगला सवाल नंबर 5 है यहाँ पे हमारा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने के लिए उपलब्धि हासिल किसने करी है। तो जो भारतीय वायुसेना की हैं, जो जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है, अब ये कौन महिला बनी है। अगर बात करें कृष्णा जयशंकर, या तनुष्का सिंह, या निकिता पौरवाल, या रिया सिंघा, तो ये जो बनी है तनुष्का सिंह बनी है। कौन सी बनी है, ये बनी है तनुष्का सिंह। ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर अनुष्का सिंह की बात करूँ मैं, तो ये कहाँ से संबंध रखती हैं, ए यूपी स्टेट से रिलेटेड हो जाएंगी, इनका स्टेट हो जाएगा यूपी। ठीक है, यूपी।
तो ये यूपी स्टेट की रहने वाली हैं। दूसरी बात अगर बात करें तो जगुआर जो स्क्वाड्रन है इससे संबंध रखती हैं, पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, ये हो जाएंगी अनुष्का सिंह। चलिए, ये हो जाएंगी, आप देखेंगे अनुष्का सिंह। आगे बात करेंगे यहाँ पे, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फैंटेल ज्वालामुखी कहाँ स्थित हो जाएगा। तो देखो, हाल ही में जो मीथेन है, इस मीथेन प्लम का उत्सर्जन करा है। तो यहाँ पे मीथेन प्लम का उत्सर्जन करा है, और ये ऐसा करने वाला पहला जो है माउंट फैंटेल ज्वालामुखी है। और ये माउंट फैंटेल ज्वालामुखी जापान में होगा, फिलीपींस में होगा, इथोपिया में, इंडोनेशिया में। ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इथोपिया में। ठीक है, अगर बात करूँ ये ज्वालामुखी की, तो ये मीथेन प्लम पर जो है मीथेन की बड़ी मात्रा में उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, अगर बात करें कि ये जो ज्वालामुखी है, इसने जो है जो मीथेन है इसका जो उत्सर्जन है बहुत ज़्यादा करा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा करा है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या बोला है, मीथेन प्लम बोला है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला है इसको बोला है मीथेन प्लम, सॉरी मीथेन प्लम इसीलिए बोला है इसको। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इथोपिया में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। हाल ही में पहले डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या किस राज्य में है। तो अभी ना हाल फिलहाल में डॉल्फिन की गणना करी गई है, तो डॉल्फिन की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। बिहार में बहुत ज़्यादा डॉल्फिन है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर असम में है। तो कहाँ पे डॉल्फिन सबसे ज़्यादा हो जाएंगी। अगर बात करूँ मैं डॉल्फिन की कि सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ हो जाएंगी, तो पहली बात देखो, डॉल्फिन की जो गणना करी गई है ये पहली बार करी गई है। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इनकी गणना, डॉल्फिन की गणना पहली बार करी गई है। दूसरी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये जो दी है, और इसमें जो है 8 राज्यों की जो नदियां हैं शामिल करी गई हैं। इस रिपोर्ट में 8 राज्यों की नदियां शामिल करी गई हैं, और इन 8 राज्यों की जो नदियां हैं इनकी डॉल्फिन शामिल करी गई हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि भाई यहाँ पे 8 राज्यों की डॉल्फिन लगभग कितनी हैं, यहाँ पे 6327 डॉल्फिन बताई गई हैं। ठीक है, इतनी डॉल्फिन हैं। और सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक जो डॉल्फिन है, इसकी बात करूँ तो सर्वाधिक जो डॉल्फिन है ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद आती हैं बिहार में। ठीक है, चलिए, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, बाद में है आपकी बिहार में। अच्छा, डॉल्फिन डे कब मनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉल्फिन डे की बात करूँ तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, अगर 5 अक्टूबर की बात करूँ तो डॉल्फिन डे मनाया जाता है। ठीक है, और इसको वन्यजीव संरक्षण या मैं कहूँ राष्ट्रीय जीव घोषित कब करा था डॉल्फिन को, तो इसको जो राष्ट्रीय जीव बनाया है, राष्ट्रीय जीव जो घोषित करा है राष्ट्रीय जीव, ये करा है भाई हमने कब, जो 5 अक्टूबर 2009 है इस दिन। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को हमने इसको राष्ट्रीय जीव घोषित करा था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो है इसमें 3,453 डॉल्फिन हैं, और इसके बाद में बिहार है जिसमें बिहार में 1,363 डॉल्फिन है। वेस्ट बंगाल है 2,365। कुछ इस तरीके से डॉल्फिन दिखाई देंगी। आगे बात कर लेते हैं, चलिए सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन की जो है NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल अंतरिक्ष कौन से हो जाएंगे। तो यानी कि ब्लू ओरिजिन की उड़ान करी है NS-30। इस उड़ान में जो है इस दल में जितने भी व्यक्ति गए थे, तो इसमें ना दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष कौन हो जाएंगे। तुषार मेहता हो जाएंगे, या तुहिन कांता पांडे हैं, या गोपी थोटुकुरा हो जाएंगे, या विजेंद्र यादव हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करी जाए, अरे तुहिन कांता पांडे तो आपको पता ही है सेवी के न्यू हेड बन चुके हैं, है ना, तो इन्हें तो काट दो, वैसे ही रहने दो। चलिए देखो, यहाँ पे अगर बात करें कि भाई ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष जो हैं वो हो जाएंगे तुषार मेहता। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुषार मेहता। ठीक है, अच्छा, ये ब्लू ओरिजिन की बात करूँ तो ये जो है किसकी कंपनी हो जाएगी, जेफ बेजोस की।
ये जो ब्लू ऑरिजिन है ये हो जाएगी आपकी, जो जेफ बेजोस हैं इनकी कंपनी हो जाएगी अमेजॉन की, ठीक है। दूसरी बात अमेजॉन। अब दूसरी बात करूँ तो इन्होंने ना न्यू शेपर्ड दिया है ब्लू ओरिजिन ने, और ये जो न्यू शेपर्ड के अकॉर्डिंग आए हैं तो इसमें ना 2 भारतीय, पहले एक भारतीय आ चुके हैं, अब जो दूसरे भारतीय हैं अगर उनकी बात करें तो दूसरे भारतीय हैं तुषार मेहता, ठीक है। जो भारतीय एस्ट्रोनॉट मैं कहूँ कि स्पेस में रहने वाले हैं, तो हमारे सेकेंड एस्ट्रोनॉट हैं जो भारतीय मूल के हैं, वो हो जाएंगे तुषार मेहता जो इसमें शामिल हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर बात करें ब्लू ऑरिजिन में कितने व्यक्ति गए थे, इसमें गए थे 6 व्यक्ति गए थे, ठीक, 6 व्यक्ति इसमें गए थे इस स्पेस में। और भारतीय गोपी थोटुकोरा जो थे वो यहाँ पर अगर बात करें तो पहले व्यक्ति गए थे। अगर इसमें बात करें कि पहले व्यक्ति कौन थे, ये थे हमारे गोपी थोटुकोरा, ठीक है। गोपी थोटाकुरा की बात करी जाए तो थोटाकुरा जो थे ये पहले भारतीय थे इसमें जाने वाले, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। अगला सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में 12वां क्षेत्रीय यानी कि 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। पहली बात तो 12वां है जो क्षेत्रीय 3R का सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया गया है। इटली में करा गया है, कंबोडिया में, सऊदी अरब में या फिर भारत में। तो इसका जो उद्घाटन करा है, इसका उद्घाटन कहाँ पर करा है, इसका उद्घाटन करा है भारत में। कहाँ पे करा है, भारत में, ठीक है। अच्छा, संस्करण कौन सा था ये, अगर एडिशन की बात करी जाए तो ये जो संस्करण रहा इसका, ये रहा भी 12वां संस्करण रहा, ठीक है। दूसरी बात है इसको होस्ट किसने करा है, इसको जो होस्ट करा है ये करा है, जयपुर की बात करूँ, जयपुर में इसको होस्ट किया गया है, ठीक है, राजस्थान जयपुर में। और इसका उद्देश्य क्या था अगर बात करें, इसका उद्देश्य है 3R का, ठीक है। अगर 3R की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, रिसर्च करेंगे, रिड्यूस करेंगे और रीयूज़ करेंगे, है ना, यही तो है। सॉरी, रिसाइकल करेंगे, रिसाइकल करने, और क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे और रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे, ठीक है, रीयूज़ करेंगे, ये काम रहेगा इसका, ठीक है। अगर बात करें कि इससे पहले देखो, अब तो खैर 2023 में इसको कंबोडिया ने होस्ट करा था और 2008 में भी इंडिया ने इसको होस्ट करा था, इंदौर में। उद्घाटन जो है ये इसका मनोहर लाल ने करा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इसका उद्घाटन किसने करा है, मनोहर लाल ने, इनके द्वारा उद्घाटन करा है, इंडिया में इसको होस्ट करा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे जो 12th हमारा रीजनल 3R जो सर्कुलर है इसके बारे में बात करें तो अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि हाल ही में चर्चा में रहे राय शेरू और अल्फ्रेड, राय शेरू अल्फ्रेड का संबंध किससे है। अंतरिक्ष में खोजे गए नए तारों से है, नई खोजी गई झीलों से है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है या तितली की एक नई प्रजाति से है। तो राय शेरू अल्फ्रेड की बात करें, एक तो है राय, एक है शेरू, एक है अल्फ्रेड। ये 3 चीज़ें हैं। अगर इन तीनों चीज़ों की मैं बात करूं तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। ये नाम जो है तीनों के तीनों उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम हैं जो दक्षिणी प्रशांत सागर में आए हैं। अगर बात करें कि कहाँ पर आए हैं ये, तो ये जो आए हैं दक्षिणी प्रशांत सागर में आए हैं। दक्षिणी प्रशांत सागर की बात करी जाए तो दक्षिणी प्रशांत सागर में जो हैं ये चक्रवात आए हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में आए हैं। तो ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएंगे, राय, शेरू और अल्फ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अल्फ्रेड, शेरू, राय, तीनों की तीनों चक्रवात आपको यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल है, चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा बन चुका है। अभी देखो, अगर बात करें कि यहाँ पे जो पहला था वो तो था इंट्यूटिव ओडिसियस, है ना, पहला इंट्यूटिव ओडिसियस था, और जो दूसरा चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करा है
तो ये अंतरिक्षयान कौन सा हो जाएगा, ओडिसीस यान हो जाएगा। ब्लू होस्ट और अंतरिक्षयान है या चांग E6 यान है, ये इनमें से कोई नहीं है। ओडिसीस यान की बात करूँ तो ओडिसीस यान ये तो था हमारा फर्स्ट था, पहला था, ठीक है, जिसको ओडिसीस मिशन को जिसको भेजा जाता है इंट्यूटिव कंपनी में। किस कंपनी का था ये, तो ये था आपका इंट्यूटिव कंपनी का, ठीक है। इंट्यूटिव कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी का था ये, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करी जाए यहाँ पे कि जो ब्लू बर्स्ट मिशन है ये, अब ब्लू बर्स्ट मिशन किसका हो जाएगा, ये है यहाँ पे ब्लू ओस्ट अंतरिक्षयान, ठीक है। तो ये जो है ब्लू ओस्ट अंतरिक्षयान का हो जाएगा और ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हमारा दूसरा मिशन हो जाएगा। इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगर देखो बात करी जाए तो ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा हमारा दूसरी कंपनी बनी है। जनवरी 2025 को इन्होंने जो है ये लॉन्च किया था, फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च करा था। अगर बात करें तो ये जो है इन्होंने जनवरी में 2025 में इसको लॉन्च करा था, ठीक है, इस मिशन को। और इसको जो है फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करा था इसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंपनी हो गई तो ये कौन सी कंपनी होगी, ये ब्लू ओस्ट अंतरिक्षयान की कंपनी हो गई, ठीक है। इस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर बात करें तो ये यहाँ पे फायरफ्लाई एरो जो एरो स्पेस कंपनी है इसने इसमें साथ दिया है। कौन सी हो जाएगी, फायरफ्लाई जो स्पेस कंपनी है इसने इसमें साथ दिया है। और ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी कंपनी हो गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये वाला। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं हम कल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। थैंक यू।